नमस्कार बच्चा लोगों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से। क्लास होने वाली है ईवीएस की थ्योरी प्लस एमसीक्यू। पहले हम एक कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार सारे जुड़ जाओ, जल्दी जल्दी से क्लास की करेंगे शुरुआत। आज हमारे पास जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है बच्चों इकोसिस्टम। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए, तो कम से कम 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से जरूर मिलेंगे। ठीक है, एक बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, दूसरी क्लास है। तो इकोसिस्टम क्या होता है बच्चों? इकोसिस्टम क्या होता है? ठीक है, जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र और कई बार इसे पारितंत्र भी कह देते हैं। पारितंत्र भी इसे ही कहेंगे, पारितंत्र भी कह देते हैं इसको। इकोसिस्टम को पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र भी इसे कहा जाता है। अब बात समझना, पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा गतिक तंत्र है। गतिक का मतलब होता है डायनेमिक, जो समय के साथ आपका चेंज होता रहे, जिसमें सजीव पदार्थ होंगे और निर्जीव पदार्थ होंगे। सजीव और निर्जीव पदार्थ होंगे और वो परस्पर क्रिया करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे बच्चों? इकोसिस्टम। इसमें क्या होगा? ऊर्जा का निवेश होगा, स्थानांतरण होगा, भंडारण होगा, निर्गम होगा और पदार्थों का चक्रण होगा। पदार्थों का चक्रण देखो यहाँ पे, देखो पदार्थों का चक्रण। चक्रण का मतलब क्या है? जैसे तुमने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, ऑक्सीजन चक्र पढ़ा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल पढ़ा होगा, नाइट्रोजन का साइकिल। तो चक्रण का मतलब पदार्थों का साइकिल चलेगा, जैसे पानी का साइकिल चलता है। पानी क्या हुआ भाई? गर्म होके वाष्प बना, वाष्प से बादल बना, दोबारा वापस आ गया, तो इसको कहते हैं वाटर साइकिल। तो पदार्थों का साइकिल चलेगा। ठीक है, अब कुछ बातें समझना बच्चों। इकोसिस्टम जो होता है ना, इकोसिस्टम, इसकी बाउंड्री निश्चित होनी चाहिए। बाउंड्री निश्चित होनी चाहिए। बाउंड्री क्या होनी चाहिए? निश्चित। इकोसिस्टम की बाउंड्री क्या होनी चाहिए? निश्चित। बाउंड्री आपकी वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अगर बाउंड्री निश्चित नहीं होगी तो इकोसिस्टम नहीं बनेगा। हवा के अंदर हम बाउंड्री का निर्धारण नहीं कर सकते, तो वायु के अंदर कभी भी इकोसिस्टम नहीं बनता। तो अगर कभी भी एक क्वेश्चन अराइज हो जाए कि भाई पानी में, जमीन में, हवा में कहाँ पे इकोसिस्टम नहीं बनेगा, तो वायु में इकोसिस्टम नहीं बनेगा। वायु में नहीं बनेगा, वायु में नहीं बनेगा इकोसिस्टम। सर क्यों नहीं बनेगा वायु में? इसलिए नहीं बनेगा बच्चों, क्योंकि वायु के अंदर बाउंड्री का निर्धारण नहीं किया जा सकता। हवा में हम नहीं बता सकते। जैसे नदी है तो नदी की बाउंड्री बता सकता हूं मैं, कोई खेत है, पार्क है, उसकी बाउंड्री बता सकता हूं, लेकिन हवा में बाउंड्री का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसलिए हवा में किसी प्रकार का भी इकोसिस्टम का निर्माण नहीं होगा। तो सर इकोसिस्टम का निर्माण कहाँ हो सकता है? पानी में हो सकता है, जमीन में हो सकता है, स्थल पे हो सकता है, जल पे हो सकता है। तो इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, सिंपल शब्दों में, जिसकी बाउंड्री निश्चित हो। इसमें कुछ सजीव पदार्थ रह रहे हों जिन्हें हम जैविक कहेंगे, कुछ निर्जीव पदार्थ रह रहे हों और ये आपस में क्रिया कर रहे हों। ये आपस में क्या कर रहे हो? क्रिया कर रहे हो, एक दूसरे पर निर्भर। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? इकोसिस्टम। ठीक है, गुड आफ्टरनून बच्चे, रूबी। तो ये बात ध्यान रखना, बाउंड्री निश्चित होनी चाहिए। तो हवा में इकोसिस्टम का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि हवा के अंदर हम बाउंड्री का निर्धारण नहीं कर सकते। पीआरटी के लिए ही है ये, पीआरटी के लिए ही है ये। ठीक है, पीआरटी में तो आता है ईवीएस, ईवीएस और किसी में आता ही नहीं। ठीक है, तो ईवीएस तो पीआरटी में ही आएगा रूबी। उसके बाद ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले बच्चों टेंसले ने किया था, प्रोफेसर आर्थर टेंसले। और आपसे पूछे कब किया था, तो 1935 में। वेरी इंपॉर्टेंट भाई। तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले आर्थर टेंसले ने किया था, प्रोफेसर आर्थर टेंसले। ठीक है, तो ईवीएस की टेंशन हो गई थी, जैसे तुम्हें टेंशन हो गई कि भाई एग्जाम नजदीक है, कब होगा सिलेबस। तो आर्थर टेंसले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इकोसिस्टम शब्द का, पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था 1935 ईस्वी में। तो 1935 ईस्वी में इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ठीक है, अब चलो बच्चों आगे। नेक्स्ट हमारे पास जो बात है, हमारे पास उसके बाद है इकोलॉजी। पारिस्थितिक तंत्र के बाद आ गया पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या होती है बच्चों? साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम इकोसिस्टम का अध्ययन करेंगे। तो विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, जीव विज्ञान की एक शाखा जो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। तो सिंपल शब्द में क्या है बच्चों? इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम का अध्ययन हम साइंस की जिस ब्रांच में करेंगे उसे कहेंगे इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों? इकोसिस्टम का अध्ययन। ठीक है, तो जैसे तुमने पढ़ा होगा बच्चों, जेनेटिक्स एक ब्रांच है जहां पे हम क्या करते हैं? वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। उसी प्रकार इकोसिस्टम का अध्ययन साइंस की जिस शाखा में करेंगे उसको क्या कहेंगे बच्चों? हम उसे कहेंगे इकोलॉजी। अब इकोलॉजी शब्द का प्रयोग, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया था।
अर्नेस्ट हैकल ने किया था 1866। अब इन दोनों में कंफ्यूजन में मत आना तुम, ठीक है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग तो किया है, किसने किया है बच्चों? टेंसले ने किया है। और इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया है? अर्नेस्ट हैकल ने किया है। इकोलॉजी क्या होता है ये मैं तुम्हें बता चुका हूं। अब चलो आगे। सबसे पहले बच्चों इकोसिस्टम के घटक क्या हैं? घटक का मतलब जिनसे इकोसिस्टम बनेगा। इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या हैं? कंपोनेंट। तो सभी को पता है 2 प्रकार के घटक होते हैं इकोसिस्टम के। कितने प्रकार के घटक होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के घटक होंगे। एक होंगे बच्चों अजैविक घटक, जिन्हें हम निर्जीव कहेंगे, जिनमें प्राण नहीं होंगे, अजैविक घटक, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे अबायोटिक। और एक होंगे बच्चों जैविक घटक। तो इकोसिस्टम के 2 प्रकार के घटक होते हैं बच्चों, अजैविक और जैविक। सिंपल शब्दों में समझो, अजैविक घटक वो हैं बच्चों जो निर्जीव हैं। अजैविक घटक है वो है निर्जीव। तो हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गई, ठीक है, पत्थर हो गया, ये आपके सारे के सारे क्या हैं? अजैविक घटक है। अब अजैविक घटक में कुछ बातें याद रखना। कुछ है अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक का मतलब होता है इनऑर्गेनिक। अकार्बनिक का मतलब जिनके अंदर कार्बन ना हो, उनको अकार्बनिक कहोगे तुम, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। और अकार्बनिक यौगिक होंगे, उसके बाद नाइट्रोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जल होगा। तो ये सारे सारे आएंगे, ठीक है। कार्बनिक यौगिक भी आएंगे, अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक जैसे नाइट्रोजन हो गया, जिसके अंदर कार्बन नहीं है उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जिसके अंदर कार्बन है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सारे के सारे तो आओगे पोषक तत्व। इसके अलावा पानी हो गया, जमीन हो गई, मिट्टी हो गई, पत्थर होगी। जैसे जलवायु घटक हो गया, तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, ठीक है। कोई भी स्थलाकृति हो सकती है। स्थलाकृति का मतलब कोई भी स्थल पे जो चीज है, जैसे आपका पर्वत, पठार, ठीक है, मिट्टी, स्थलाकृति आप समझ सकते हो। तो सिंपल सी बात है, यहां तक कोई मुश्किल नहीं है। तो अजैविक घटक जिनमें प्राण नहीं है, ठीक है। आपके आसपास बहुत सारी अजैविक चीजें हैं, और आपकी कॉलोनी भी एक इकोसिस्टम है। आपके घर के आसपास का जो समाज है, आप जिस गली में रहते हो, आपकी कॉलोनी का नाम ले लो, वो भी एक प्रकार का क्या है? इकोसिस्टम है। जय हिंद मनीष, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है? आपके आसपास आपको दिख रहे मकान दिख रहे हैं, पानी दिख रहा है, उसके बाद मिट्टी दिख रही है, पत्थर दिख रहे हैं, इनके अंदर प्राण नहीं है। ये क्या है? अजैविक घटक है। उसके बाद आएंगे बच्चों जैविक घटक। अब जैविक घटक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। जैविक घटक का मतलब है जिनके अंदर प्राण होंगे, ठीक है। सजीव चीजों को हम जैविक घटक कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे बायोटिक कंपोनेंट। तो सबसे पहले है भाई उत्पादक। सर उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाएंगे तो स्वयं भोजन बनाने वालों को क्या कहेंगे? उत्पादक। स्वयं भोजन बनाएंगे भाई, तो जो स्वयं भोजन बनाएंगे उन्हें क्या कहेंगे? उत्पादक, ठीक है। स्वयं भोजन बनाने वाले, स्वयं भोजन बनाने वाले, ठीक है। और उत्पादक के अंदर केवल क्या आएगा? हरे पौधे। हरे पौधे ही अपना भोजन खुद बना सकते हैं। तो ग्रीन प्लांट उत्पादक होते हैं बच्चों, हरे पौधे उत्पादक होते हैं, और जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं प्रोड्यूसर। तो जैविक घटक में सबसे पहले आएंगे उत्पादक। उसके बाद होते हैं बच्चों उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होते हैं सर? उपभोक्ता वो होते हैं जो उत्पादक से भोजन प्राप्त करेंगे। उपभोक्ता क्या होंगे? जो उत्पादक से भोजन प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो जो उत्पादक से भोजन प्राप्त करते हैं, जो उत्पादक से भोजन प्राप्त करेंगे, उत्पादक से भोजन प्राप्त करेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से भोजन प्राप्त करेंगे। तो जो उत्पादक से भोजन प्राप्त करेंगे, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उपभोक्ता कहते हैं। तो जैसे मान लो गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे के सारे उपभोक्ता है, क्योंकि ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। अब उपभोक्ता हम अलग अलग लेवल के पढ़ेंगे। प्रथम स्तर का उपभोक्ता, इनके अलग अलग स्तर होंगे बच्चों। तो ये क्या आएंगे बच्चों? फर्स्ट लेवल कंज्यूमर। फर्स्ट लेवल का कंज्यूमर होगा, फर्स्ट लेवल का उपभोक्ता हो सकता है। सेकंड लेवल का, अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे लेवल का क्या मतलब है। थर्ड लेवल का, थर्ड लेवल, तो इंग्लिश में लेवल कहते हैं और हिंदी में कहेंगे स्तर। प्रथम स्तर का उपभोक्ता, द्वितीय स्तर का उपभोक्ता, तृतीय स्तर का उपभोक्ता। हाँ, उत्पादक से भोजन लेते हैं। उसके बाद है बच्चों अपघटक। अपघटक क्या होते हैं बच्चों? जो मरे हुए जीवों को गला सड़ाकर, अपघटक का मुख्य काम होता है जो कार्बनिक पदार्थों को गला सड़ा देते हैं। कार्बनिक पदार्थों को गला सड़ा देते हैं, यानी गलाने सड़ाने वाले को अपघटक कहते हैं। कार्बनिक पदार्थों को गलाने सड़ाने वाले, पदार्थों को गलाने सड़ाने वाले, गलाने सड़ाने वाले, गलाने सड़ाने वाले,
ठीक है, अपघटक कहलाएंगे। इस लाइन का ये मतलब है, जैसे मान लो जंगल में कोई जीव मर गया, मान लो जंगल में शेर ही मर गया, तो शेर को कोई नहीं खाएगा, शेर से सभी डरते हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीव होंगे ये शेर को गला सड़ाकर दोबारा से इकोसिस्टम के अंदर मिला देंगे। पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, तुमने ये सुना होगा, ऐसा कहते हैं अध्यात्म के अंदर। तो जिससे भी हमारा शरीर बना हुआ है भाई तत्वों से तो मिलकर बना हुआ है, कार्बन का है हमारे अंदर, नाइट्रोजन है, तो ये सारी चीजें गला सड़ाकर प्रकृति में मिला देते हैं अपघटक। तो अपघटक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है जीव जंतुओं को ही गलाएंगे सड़ाएंगे, पेड़ पौधों को भी गला सड़ा देते हैं। जैसे मान लो आपने अपने खेत में कोई भी पेड़ पौधे हैं, गोबर वगैरह है, ठीक है, उन सभी को इकट्ठा कर दिया, तो क्या करते हैं बच्चों, जो सूक्ष्म जीव हैं उनको गला सड़ाकर खाद में बदल देते हैं। तो अपघटक का ये काम है। तो अपघटक ज्यादातर मृतोपजीवी होते हैं बच्चों। ज्यादातर क्या होंगे ये, ज्यादातर मृतोपजीवी होंगे। मृतोपजीवी जो मरे हुए जानवरों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो अपघटक ज्यादातर क्या होंगे, मृतोपजीवी होंगे, मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी वो होते हैं बच्चों जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, और इंग्लिश में इन्हें सेप्रोपाइट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेप्रोपाइट, ठीक है, सेप्रोपाइट इन्हें कहते हैं। तो मरे हुए जीवों को खाने वालों को हम अपघटक कहते हैं। तो अब आप कहोगे सर अपघटक होने चाहिए सूक्ष्म जीव, वैसे तो मरे हुए जीवों को, जैसे कोई जीव मर गया तो गिद्ध भी खाता उसे, तो गिद्ध अपघटक नहीं, वो तो काफी बड़ा जीव है, पक्षी है वो तो अपघटक बिल्कुल छोटे जीव होने चाहिए, उनको अपघटक कहेंगे। अपघटक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये अपघटक नहीं होंगे तो जो जीव मर जाएगा उसको गलाएगा सड़ाएगा कौन। तो अपघटक को सफाई कर्मचारी कहा जाता है इकोसिस्टम का, पारिस्थितिक तंत्र का सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी किसे कहा जाता है, अपघटक को। अपघटक को क्या कहा जाता है बच्चों, सफाई कर्मचारी। तो इकोसिस्टम का सफाई कर्मचारी होते हैं ये, इनका काम है इकोसिस्टम को नीट और क्लीन रखना। अब इसमें एक चीज और आती है जो आपको ध्यान रखना है, एक होते हैं बच्चों परजीवी। परजीवी भी तुमने सुने होंगे, परजीवी जरा बताना परजीवी क्या होता है, किसी को पता है परजीवी। एक परजीवी भी होते हैं जिन्हें हम पैरासाइट कहते हैं, पैरासाइट। पैरासाइट वो होते हैं बच्चों, परजीवी होते हैं जो जिंदा जीवों के शरीर से भोजन प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो जो क्या करेंगे, जिंदा जीवों के शरीर से, जिंदा जीवों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो अपने होस्ट के शरीर में रहते हैं, होस्ट मरा हुआ नहीं होता, जिंदा होस्ट, तो जिंदा जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, जिंदा जीवों से भोजन, उन्हें कहते हैं क्या बच्चों, उन्हें कहते हैं परजीवी। उन्हें क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं, ठीक है। यानी होस्ट, होस्ट का मतलब जिसके शरीर में ये सूक्ष्म जीव रहेंगे उसको होस्ट कहेंगे। तो होस्ट आपका क्या होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, ठीक है। जैसे मनुष्य के सिर में जूं हो जाती है वो एक परजीवी है, मनुष्य के सिर में जूं हो जाती है वो एक परजीवी है, ठीक है। अमरबेल भी बच्चों आंशिक परजीवी है, ऋतु आ रही है, पूरी तरह से परजीवी नहीं होती। तो अमरबेल आंशिक परजीवी है, अमरबेल हो गया, चंदन का पेड़ हो गया, ये आंशिक परजीवी है, ठीक है, याद रखना। अमरबेल, अमरबेल एक पौधा होता है ना अमरबेल का, अमरबेल हो गया। एक चंदन का वृक्ष होता है, चंदन, चंदन, ये बच्चों पूर्ण रूप से परजीवी नहीं होते, चंदन है ये, चंदन का जो पौधा, ये आंशिक परजीवी होते हैं बच्चों, ठीक है। आंशिक परजीवी का मतलब है कुछ भोजन भोजन खुद बनाएंगे, कुछ दूसरों से प्राप्त करेंगे, आंशिक परजीवी। सेमी पैरासाइट कहते हैं इनको, सेमी पैरासाइट, आंशिक, आधे परजीवी है, पूरा का पूरा भोजन दूसरों से प्राप्त नहीं करते, खुद कुछ मात्रा भोजन की खुद बनाएंगे और कुछ मात्रा दूसरों से प्राप्त करेंगे। हाँ, तो जीवित जीवों के शरीर में रहेंगे उनको परजीवी कहेंगे। जैसे मनुष्य के शरीर सिर में जूं हो जाती है, इसी प्रकार तुमने देखा होगा कई बार कुत्ते के कान में कीड़े पड़ जाते हैं, वो भी एक प्रकार के परजीवी हैं। या तुमने देखा होगा जो मच्छर होता है, मच्छर की लार में प्लाज्मोडियम होता है, मच्छर जो होता है, मच्छर की लार में एक चीज पाया जाता है, मच्छर की लार में एक पाया जाता है प्लाज्मोडियम, और ये प्लाज्मोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी से मलेरिया होता है। तुमने सुना होगा कि मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, उसके काटने से मलेरिया होता है। तो एनाफ्लीज जो मच्छर होता है बच्चों, उसकी लार में ये प्लाज्मोडियम पाया जाता है, और जब मच्छर हमें काटता है तो ये प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में चला जाता है, ये भी एक प्रकार की, ये भी परजीवी है। संगीत कुमार राम राम बच्चों। तो परजीवी भी तुम समझ गए होंगे। तो मृतोपजीवी जो मरे हुए जीवों से भोजन प्राप्त करेंगे, और परजीवी वो होते हैं बच्चों जो जिंदा जीवों से भोजन प्राप्त करेंगे, वो परजीवी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीजें हैं, अब चला आएगा बच्चों इकोसिस्टम के प्रकार। तो इकोसिस्टम आपके कई प्रकार के हो सकते हैं, सिंपल मैंने बताया। एक होता है बच्चों स्थलीय इकोसिस्टम, टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो जमीन पे मिलेगा आपको, जो किस पे मिलेगा, जमीन पर मिलेगा, जो जमीन पर मिलेगा उसको कहेंगे स्थलीय।
तो जमीन पर जो मिलेगा आपको, जमीन पर कौन कौन से इकोसिस्टम है भाई, खेत हो गया जमीन पर, ठीक है, खेत हो गया जमीन पर, जंगल हो गया जमीन पर, ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है बच्चों, मरुस्थल हो गया जमीन पर, घास का मैदान हो गया, ये आपके स्थलीय इकोसिस्टम है बच्चों। उसके बाद जलीय इकोसिस्टम जो पानी में मिलेंगे आपको, जैसे तालाब हो गया, ठीक है, तालाब हो गया, उसके बाद नदी हो गई, ठीक है, उसके बाद नदी हो गई, उसके बाद सागर हो गया, ठीक है, उसके बाद सागर हो गया, ये आपके जलीय इकोसिस्टम है। अब कुछ बात याद रखना, तो जलीय इकोसिस्टम है ना, इनको कई तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं। कई बार जलीय इकोसिस्टम को कई तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो सकता है भाई मीठे पानी का इकोसिस्टम, मीठा पानी का इकोसिस्टम। उसके बाद हो सकता है भाई खारे पानी का इकोसिस्टम, जिसका पानी खारा हो, खारे पानी का इकोसिस्टम। और हो सकता है बच्चों चलायमान, चलायमान का मतलब है जहाँ का पानी आपका गति करता हो, चलायमान, चलायमान। एक हो सकता है भाई स्थिर इकोसिस्टम, जहाँ का पानी रुका हुआ रहता है। तो ये 4 प्रकार और पूछ सकता है आपको अगर एग्जामिनर चाहे तो। मीठा पानी का इकोसिस्टम हो गया, जैसे तालाब हो गया भाई, मीठे पानी का तालाब हो गया, या मीठे पानी की झील भी हो सकती है, ठीक है, झील तो मीठे पानी की भी हो सकती है, खारे पानी की भी हो सकती है। खारे पानी का इकोसिस्टम क्या हो गया भाई, खारे पानी का इकोसिस्टम जहाँ का पानी खारा हो, जैसे सागर हो गया, या खारे पानी की झील भी हो सकती है। चलायमान जहाँ का पानी बह रहा हो, जैसे नदी हो सकती है, नदी का पानी बहता है। स्थिर जिसका पानी रुका हुआ हो, यानी तालाब हो गया। तो जलीय इकोसिस्टम के अंदर फर्दर अलग अलग पार्ट हो सकते हैं। तालाब भाई, ये बात तुम समझ पा रहे हो। तो मीठे पानी का इकोसिस्टम हो सकता है, खारे पानी का मैराइन वाटर इकोसिस्टम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद चलायमान जिसका पानी बह रहा हो, जैसे नदी चलायमान इकोसिस्टम है। चलायमान का मतलब है डायनेमिक, जिसका पानी बह रहा हो, ठीक है। स्थिर का मतलब जिसका पानी रुका हुआ हो, जैसे तालाब का पानी बहता नहीं है। तो अलग अलग तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमने हमारे घरों में जिसमें मछली पालते हैं, एक्वेरियम जिसे कहते हैं, वो भी आपका जलीय इकोसिस्टम है। वो सबसे छोटा आपका क्या है, इकोसिस्टम है बच्चों। उसके बाद 2 तरीके से और हम इकोसिस्टम को कैटेगराइज कर सकते हैं बच्चों। 2 तरीका क्या हो सकता है भाई, कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब है जिसकी बाउंड्री इंसान ने निर्धारित की है, इंसान द्वारा बनाया गया। वैसे तो इंसान नहीं बनाएगा इकोसिस्टम को, लेकिन बाउंड्री तो इंसान निर्धारित करेगा, ठीक है। जैसे हमने कहा बच्चों एक्वेरियम, एक्वेरियम क्या होता है, जिसमें हम मछली पालते हैं। तो एक्वेरियम तो इंसान ही बनाता है ना। जैसे खेत हो गया, खेत की बाउंड्री भी इंसान ने निर्धारित की, और खेत में क्या उगाना है ये भी इंसान निर्धारित करेगा। या खेलने के लिए जो पार्क हैं वो भी इंसानों ने बनाए हैं। तो वो क्या है बच्चों, कृत्रिम इकोसिस्टम है, ठीक है, जिनका निर्माण इंसानों ने किया है। सीधी सी बात है, खेत की मिट्टी तो इंसान ने नहीं बनाई, लेकिन खेत की बाउंड्री का निर्धारण इंसान ने किया है, और वहां पे क्या उगाना है ये भी इंसान करेगा। प्राकृतिक इकोसिस्टम होते हैं बच्चों जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे जंगल हो गया, जंगल का निर्माण इंसान ने नहीं किया है, ठीक है। या इसी प्रकार जैसे क्या हो सकता है बच्चों, जंगल के अलावा आपका घास, घास का मैदान हो सकता है। घास का मैदान भी आपका क्या होगा, एक प्राकृतिक इकोसिस्टम हो गया, घास का मैदान, ठीक है। और क्या हो सकता है बच्चों, सागर हो सकता है। तो जब हम कृत्रिम और प्राकृतिक देखते हैं ना, तो हम केवल ये देखते हैं इंसान ने बनाया है या नहीं बनाया है। और जब हम जलीय और स्थलीय देखते हैं तो फिर हम ये देखते हैं पानी वाला है या जमीन वाला है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है दोनों में आ सके। जैसे मान लो खेत आपका स्थलीय इकोसिस्टम भी है, कृत्रिम भी है। खेत स्थल में भी पाया, जमीन पे ही तो पाया जाता है, तो स्थलीय में भी आ जाएगा खेत, और इंसान ने इसकी बाउंड्री निर्धारित किया तो कृत्रिम में भी आ जाएगा। यहां तक की बातें ठीक है, बताते रहो, तुम कोई दिक्कत हो तो बता देना। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखो भाई आगे, नेक्स्ट हमारे पास है खाद्य श्रृंखला बच्चों। तो खाद्य श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। खाद्य श्रृंखला क्या है बच्चों, एक पारिस्थितिक तंत्र में, यानी एक इकोसिस्टम के अंदर, एक पारिस्थितिक तंत्र के अंदर क्या बच्चों, एक पारिस्थितिक तंत्र के अंदर जीवों के बीच भोजन और ऊर्जा का स्थानांतरण, यानी एक जीव से दूसरे जीव तक भोजन का ट्रांसफर होना और ऊर्जा का ट्रांसफर होना इकोसिस्टम खाद्य श्रृंखला कहलाता है। तो खाद्य श्रृंखला क्या होता है बच्चों, एक सीधी सीधी बात है, खाद्य श्रृंखला का मतलब है कौन किसको खाएगा, कौन किसको खाएगा, ये खाद्य श्रृंखला है। किसके अंदर, इकोसिस्टम के अंदर। जैसे यहाँ पे तुम्हें एक इमेज दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे तुम्हें एक इमेज दिखाई दे रही होगी, इसमें देखो, ठीक है, विजिबिलिटी हो, ये इमेज दिखाई दे रही है, एक बार देखो, क्या ये इमेज तुम देख पा रहे हो? मेरे ख्याल से क्लियर है, दिख रही है, ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे तुम्हें एक इमेज दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये एक टिड्डा है,
ये घास को यहाँ से देखो, इकोसिस्टम हमेशा उत्पादक से शुरू होगा। इकोसिस्टम हमेशा कहाँ से बनाना, उत्पादक, सबसे पहले उत्पादक आएंगे। तो ये उत्पादक है हरी घास, ये प्रोड्यूसर है, ये अपना भोजन खुद बनाएगा, तो ये उत्पादक है। ये क्या है बच्चों, उत्पादक। अब उत्पादक को किसने खाया बच्चों, टिड्डे ने खाया, जिसे हम राम का घोड़ा ग्रास ऊपर कहते हैं। तो घास से ऊर्जा गई टिड्डे के अंदर, टिड्डे को खाया चिड़िया ने, तो टिड्डे से ऊर्जा गई चिड़िया के अंदर, चिड़िया को खाया सांप ने, सांप से, चिड़िया से ऊर्जा गई सांप के अंदर, सांप को खाया बच्चों किसने, कोई भी पक्षी हो गया, जैसे बाज ने खा लिया, तो सांप से ऊर्जा मिली बाज को। अब बाज मर जाएगा तो उसको कौन अपघटक है वो गलाएंगे, सड़ाएंगे और दोबारा किस में मिला देंगे, जमीन में। जमीन से पोषक तत्व फिर कौन ले लेगा, घास ले लेगी। इस प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है, अब कुछ बात याद रखना, पारिस्थितिक तंत्र में जो ठीक है, तो दो तरीके से मैं खाद्य श्रृंखला कह सकता हूं। एक तो खाद्य श्रृंखला का मतलब है कौन किसको खा रहा है, कौन किसको खा रहा है, ये खाद्य श्रृंखला है। या पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। भाई किसको किससे ऊर्जा मिल रही है, इसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो पहली बात, दो बातें यहाँ पे लिखूंगा मैं, ये दो बातें अपने दिमाग में तुम बिठा लो। पहली बात ये है बच्चों, पहली बात ये है जो एग्जाम में ये पूछी जाती है वो बातें ही लिखूंगा मैं। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होगा। ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का जो प्रवाह है इकोसिस्टम के अंदर एक दिशा में होगा, एक ही दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होगा भाई। तो अगर आपसे पूछे इकोसिस्टम के अंदर ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो आप कहोगे सर एक ही दिशा में होगा। यानी ऊर्जा क्या हो सकती है, घास से टिड्डे के पास तो ऊर्जा जा सकती है, लेकिन टिड्डा वापस घास को ऊर्जा नहीं दे सकता। टिड्डा घास को खा सकता है लेकिन घास टिड्डे को नहीं खा सकती। ठीक है, तो ऊर्जा का प्रवाह एक ही डायरेक्शन में होगा। इसी प्रकार बच्चों, टिड्डे से ऊर्जा चिड़िया के पास तो जा सकती है लेकिन चिड़िया से वापस टिड्डे के पास नहीं आएगी। उसके बाद दूसरी बात आपको याद रखनी है, तत्वों का प्रवाह। तत्व का मतलब, तत्वों का मतलब है एलिमेंट, तत्वों का प्रवाह चक्रीय होगा। चक्रीय का मतलब है साइक्लिक, तत्वों का प्रवाह चक्रीय होगा। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। चक्रीय का मतलब साइक्लिक, तो तत्वों का प्रवाह कैसे होगा, साइक्लिक, यानी इनकी साइकिल चलेगी। कोई भी तत्व हो, जैसे कोई भी तत्व हो या कोई भी कंपाउंड हो, जैसे पानी है तो पानी का साइकिल चलेगा। जमीन के ऊपर पानी है, गर्मी पड़ेगी, गर्मी, पानी भाप बन के ऊपर उठेगा, पानी के बादल बनेंगे, बादल फिर ठंडे होंगे, दोबारा जमीन पे आ जाएगा। तो साइकिल चलाना, जमीन का पानी भाप बना, बादल में बदला, बादल से पानी दोबारा जमीन पे आ गया, तो यही साइकिल चलता रहेगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन का भी साइकिल होगा, नाइट्रोजन का भी साइकिल होगा, कार्बन का भी साइकिल होगा। तो तत्वों का जो होगा साइकिल चलेगा। तो तत्वों का प्रवाह होगा चक्रीय, ऊर्जा का प्रवाह होगा एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जाएगी। और खाद्य श्रृंखला क्या है बच्चों, कौन किसको खाएगा, कौन किसको खाएगा, इसको क्या कह रहा हूं मैं, इसको कह रहा हूं खाद्य श्रृंखला। अब कुछ बातें याद रखना, एक सिंपल सी खाद्य श्रृंखला यहां पे आपको दिखाई दे रही है, इसमें कुछ बात याद रखना। खाद्य श्रृंखला हमेशा कहां से शुरू होती है सर, हमेशा उत्पादक से शुरू होती है बच्चों, उत्पादक, उत्पादक से शुरू होगी, उत्पादक। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले कौन आएगा, उत्पादक आएगा, जिसे हम कहेंगे प्रोड्यूसर। उत्पादक होते हैं सर हरे पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो खाद्य श्रृंखला कहां से शुरू होगी, उत्पादक से शुरू होगी। उसके बाद क्या होगा बच्चों, ये जो टिड्डा है जो घास को खा रहा है, तो ये उत्पादक से भोजन प्राप्त कर रहा है, तो इसे उपभोक्ता कहेंगे। इसे क्या कहेंगे बच्चों, उपभोक्ता। अब उपभोक्ता के अलग अलग लेवल होंगे। जो सबसे करीब होगा उत्पादक के, ये सीधा घास को खा रहा है, तो ये प्रथम स्तर का उपभोक्ता है बच्चों, प्रथम स्तर का उपभोक्ता। प्रथम स्तर का मतलब है फर्स्ट लेवल कंज्यूमर है ये। इंग्लिश में क्या कहेंगे, फर्स्ट लेवल कंज्यूमर, फर्स्ट लेवल कंज्यूमर, फर्स्ट लेवल कंज्यूमर इसको कहेंगे। इसी प्रकार बच्चों, ये आपका सेकंड लेवल का होगा, ये द्वितीय स्तर का उपभोक्ता होगा, ये तृतीय स्तर का उपभोक्ता होगा, ये चौथे स्तर का उपभोक्ता होगा। तो उपभोक्ता का स्तर बढ़ता रहेगा जैसे जैसे हम उत्पादक से दूर जाएंगे। तो प्रथम स्तर का उपभोक्ता वो होगा जो सीधा उत्पादक से भोजन प्राप्त करेगा, उसे कहेंगे प्रथम स्तर का उपभोक्ता। ठीक है, और प्रथम स्तर का उपभोक्ता, प्रथम स्तर का उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होगा। एक बात बहुत ध्यान रखना, प्रथम स्तर का जो ये उपभोक्ता है, प्रथम स्तर का जो उपभोक्ता है, ये हमेशा शाकाहारी होगा। यानी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का लेवल फिक्स है। कौन सा लेवल होगा उसका, प्रथम स्तर का उपभोक्ता होगा, वो हमेशा शाकाहारी। तो आहार श्रृंखला में प्रथम स्तर पर कौन होगा, हमेशा शाकाहारी होगा। शाकाहारी का मतलब है हर्बीवोरस होंगे बच्चों।
अब आहार श्रृंखला का लेवल कहां से चलता है? लेवल चलता है बच्चों जीरो से। जो सबसे पहले आहार श्रृंखला में उत्पादक, तो इसका लेवल है शून्य। तो उत्पादक कौन से स्तर पे होंगे बच्चों? शून्य स्तर पे होंगे। शून्य स्तर पर उत्पादक है बच्चों, जीरोथ लेवल है इनका। उत्पादक के बाद जो ये पहला उपभोक्ता है, इसका लेवल फर्स्ट है भाई, इसका लेवल फर्स्ट है। उसके बाद आगे चलेंगे, जो ये मेंढक है इसका लेवल सेकंड है, मेंढक का लेवल सेकंड है। उसके बाद जो ये सांप है इसका लेवल थर्ड है। और इसके बाद आगे चलो, जो ये बाज है इसका लेवल फोर्थ है, इसका लेवल फोर्थ है। ईगल जब मर जाएगा तो बच्चों इसको अपघटक कहेंगे। आहार श्रृंखला में अपघटक को हम दिखाते नहीं है, लेकिन आहार श्रृंखला के अंतिम स्तर पर अपघटक आएंगे। ठीक है रितु आर्य? तो आहार श्रृंखला में बनाते नहीं है हम अपघटक। अब कुछ काम की बातें लिख लो, कुछ काम की बातें नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो यहां मैं काम की बातें यहां लिख रहा हूं, ये सारी बातें काम की हैं, ये आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। तो पहली बात ये है, पहली बात ये है बच्चों, क्या है पहली बात? पहली बात ये है प्यारे बच्चों कि शाकाहारी, शाकाहारी हमेशा प्रथम स्तर पर आएंगे, हमेशा प्रथम स्तर पर, प्रथम स्तर पर। दूसरा, अपघटक, अपघटक यानी डिकम्पोजर, डिकम्पोजर किसी भी स्तर पर आ सकते हैं, डिकम्पोजर किसी भी स्तर पर आ सकते हैं, किसी भी स्तर पर आ सकते हैं। सर इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का ये मतलब हुआ प्यारे बच्चों, किसी भी स्तर पर आ सकते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर किसी भी स्तर पर आ सकते हैं। जैसे देखो, डिकम्पोजर का मतलब क्या है? जैसे ये आर श्रृंखला देखो तुम, ठीक है, तो डिकम्पोजर घास को भी गला सड़ा सकते हैं भाई, जो गलाने सड़ाने वाले वो किसी को भी गला सड़। सूक्ष्म जीव क्या होगा? घास अगर सूख जाए तो उसको भी गला सड़ा देंगे। ये टिड्डा मर गया तो टिड्डे को भी गला सड़ा देंगे। ये मेंढक मर गया तो मेंढक को भी गला सड़ा देंगे। सांप मर गया, सांप को भी खास गला सड़ा देंगे। बाज मरेगा तो। अपघटक किसी भी स्तर पे आ सकते हैं। केवल वो कहां नहीं आ सकते? उत्पादक की जगह नहीं आ सकते। उत्पादक का स्तर फिक्स है, उत्पादक का स्तर हमेशा जीरो होगा। तो उत्पादक हमेशा शून्य स्तर पर आएंगे। उत्पादक हमेशा कौन से स्तर पर आएंगे? शाकाहारी हमेशा प्रथम स्तर पर आएंगे। अपघटक किसी भी स्तर पर आ सकता है। अगर ये पूछे अंतिम स्तर पर कौन आता है, तब भी आंसर क्या आएगा? अपघटक आएगा। किसी भी स्तर पर आ सकता है अपघटक, और अंतिम स्तर पे पूछे तब भी अपघटक आएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात बच्चों, उत्पादक हमेशा जीरो स्तर पर आएगा बच्चों। उत्पादक का स्तर कौन सा होगा? जीरो, शून्य स्तर पे होंगे बच्चों, शून्य स्तर पर। उत्पादक का स्तर कौन सा होगा? तो शून्य स्तर पर होगा बच्चों। तो उत्पादक हमेशा शून्य स्तर पर आएगा। ठीक है, उत्पादक सबसे हमेशा किस पे आएगा? शून्य स्तर पर आएगा। उसके बाद अगर आपसे एक बात और याद रखना, जो महासागर है ना, महासागर वो सबसे स्टेबल इकोसिस्टम है भाई। सबसे स्टेबल का मतलब है जो सबसे लंबे समय तक रहेगा। तो महासागर के अंदर बहुत ज्यादा पानी होता है तो उसका पानी सूखना मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल है। तो महासागर सबसे स्थायी इकोसिस्टम है, सबसे स्थायी पारितंत्र है, सबसे स्थायी पारितंत्र, पारितंत्र। सबसे स्थायी पारितंत्र क्या है? महासागर है। ठीक है, तो आपको अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, अब तुम उसका आंसर दोगे। तुम्हारे पास है भाई शेर, यहां लिख रहा हूं, ठीक है, शेर। उसके बाद है भाई मनुष्य, ठीक है, शेर, मनुष्य। उसके बाद है भाई खरगोश, और उसके बाद है बच्चों घास। अब मैंने तुमसे पूछ लिया, मैंने तुमसे पूछा मनुष्य का स्तर बताओ, मनुष्य का लेवल बताओ कौन सा होगा? मनुष्य का लेवल, मनुष्य का स्तर बताओ, मनुष्य का स्तर कौन सा होगा? ठीक है, ऑप्शन दिया आपको ए बी सी डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। चलो भाई लगाओ दिमाग, बताओ कौन सा स्तर होगा मनुष्य का? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो।
मनुष्य का स्तर कौन सा होगा? जरा बताना मुझे। दो होगा। मनीष ने कहा सर दो होगा जी। शाबाश। और बताओ। तो पहले ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार, तो पहले आपको आहार श्रृंखला बनानी पड़ेगी। तो आहार श्रृंखला हमेशा उत्पादक से शुरू होता है, तो सबसे पहले घास आएगा। घास को खाएगा खरगोश। घास को खाएगा खरगोश। आपको सही आहार श्रृंखला बनानी है भाई जो। और खरगोश को खाएगा मनुष्य। वैसे तो खरगोश को शेर भी खा सकता था, लेकिन शेर को फिर मनुष्य खाना मुश्किल हो जाता, तो सही आहार श्रृंखला ये बन रही है हमारी। ठीक है, घास, खरगोश, मनुष्य और शेर। और लेवल जब भी बताएंगे जीरो से स्टार्ट करेंगे। घास जीरो लेवल पे आएगा, खरगोश पहले लेवल पे आएगा, मनुष्य दूसरे लेवल पे आएगा और शेर आपका तीसरे लेवल पे आएगा। तो मनुष्य का लेवल कौन सा हुआ? सेकंड। तो सेकंड लेवल है यहाँ पे मनुष्य का। दो होगा, बिल्कुल सही, दो। कविता बिल्कुल सही बता रही है, सेकंड लेवल होगा। ठीक है, तो यहां तक की बात भी तुम समझ गए। अब आगे वर्ड आ गया बच्चों, खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या होता है बच्चों? अभी तक तो हमने केवल एक आहार श्रृंखला बनाई। तो जब बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं, यानी जब एक लेवल पे, अब एक और चीज समझना, जो ये हमने बनाई है ना, एक चीज और पूछ लेते हैं कई बार। एक आहार श्रृंखला देखो पहले तुम, जो ये हमने आहार श्रृंखला बनाई है ना, तो जो ये अलग अलग स्तर है ना, इन्हें पोषी स्तर कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? जो ये अलग अलग स्तर है, यहां लिख रहा हूं मैं, जो हमारे अलग अलग स्तर हैं, अलग अलग स्तर। ठीक है, या इसमें लिख दूं, इंपॉर्टेंट बात में लिख देता हूं मैं ये। ठीक है, यहां लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट बात में यहां लिख देता हूं। चलो, यहां तो जगह नहीं बची, उसी में लिखना पड़ेगा। तो ये पूछा जाता है, जो ये अलग अलग स्तर है, ये जीरो वाला लेवल है, ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल, ये फोर्थ लेवल। तो जो अलग अलग लेवल है ना, इन्हें ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल। और हिंदी में इन्हें कहते हैं पोषी स्तर। इन्हें क्या कहते हैं? पोषी स्तर, पोषी स्तर। इन्हें पोषी स्तर कहते हैं बच्चों, पोषी स्तर कहते हैं। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए भाई जो फूड चेन के अंदर अलग अलग लेवल है, इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें पोषी स्तर या ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। इतनी बात ठीक है। अब देखो आगे, फूड वेब क्या होता है बच्चों? फूड वेब क्या होता है? तुम केवल मेरी बात सुनो, ठीक है? पीडीएफ में ऐसी की ऐसी तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ की टेंशन मत लो तुम। केवल बातें तुम्हारा काम है बातें समझना। अब देखो क्या होगा। तो जब बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं आपस में मिक्स हो जाती है, इंटर कनेक्शन ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। डेफिनेशन क्या है भाई? फूड चेन का इंटर कनेक्शन, जब बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती है। सिंपल मतलब ये है कि जब कोई किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे कोई जीव है, जब उसको खाने वाले बहुत सारे हों, जैसे ट्रॉफिक लेवल पे एक जीव है खरगोश। अब खरगोश को कई जीव खा सकते हैं। खरगोश को इंसान भी खा सकता है, खरगोश को भेड़िया भी खा सकता है, खरगोश को कुत्ता भी खा सकता है, खरगोश को शेर भी खा सकता है, खरगोश को लोमड़ी भी खा सकती है। तो जब एक लेवल के जीव को खाने वाले कई हो जाएं, तो बहुत सारी आहार श्रृंखला जब आपस में मिक्स हो जाएं, तो यहां देखो जैसे ये घास है, जैसे यहाँ पे ये घास है, घास को टिड्डा भी खा सकता है, घास को चूहा भी खा सकता है। ठीक है, अब चूहे को बच्चों, चूहे को आपका कोई कुत्ता वगैरह भी खा सकता है, टिड्डे को बच्चों चिड़िया भी खा सकती है, टिड्डे को बंदर भी खा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार जो यहाँ पे ये मान लो कुछ भी है, हिरन है या कोई भी बिल्ली वगैरह है, इसको सांप भी खा सकती है। अब सांप को बच्चों ये बनमानुस भी खा सकता है, इसी प्रकार घास को हिरन भी खा सकती है। तो एक लेवल पे जब खाने वाले बहुत सारे हो जाएं, ठीक है, तो जब बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं बनती हो एक ही आहार श्रृंखला में से इकोसिस्टम के अंदर, तो उसे कहते हैं बच्चों क्या? फूड वेब। एक मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं, देखो। जैसे घास है भाई, अब घास को कौन खाता है? घास को खा सकता है टिड्डा। अब टिड्डे को कौन खा सकता है? टिड्डे को खा सकता है बच्चों सांप, या टिड्डे को खा सकता है मेंढक। और मेंढक को कौन खा सकता है? मेंढक को खा सकता है सांप। और सांप को कौन खा सकता है? सांप को खा सकता है बाज। एक तो ये आहार श्रृंखला बनी। अब बच्चों एक दूसरी आहार श्रृंखला यहां से बनाता हूं मैं। कोई जरूरी नहीं घास को टिड्डा खाए, घास को खरगोश भी खा सकता है। घास को खरगोश खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है सर।
अब बताओ तुम, क्या खरगोश को सांप खा सकता है? बिल्कुल खा सकता है। क्या खरगोश को बाज उठा के ले जा सकता है? ले जा सकता है सर। ठीक है। क्या खरगोश को मनुष्य खा सकता है? बिल्कुल खा सकता है सर। खरगोश को मनुष्य भी खा सकता है। क्या मनुष्य को शेर खा सकता है? बिल्कुल खा सकता है सर। क्या खरगोश को डायरेक्ट शेर भी खा सकता है? खा सकता है सर। खरगोश को क्या भेड़िया खा सकता है? सब खरगोश को भेड़िया भी खा सकता है। तो एक ही आहार श्रृंखला में से बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं बन सकती है। ठीक है। इसी प्रकार घास को कौन खा सकता है? सर घास को और भी कोई खा सकता है। घास को हिरन खा सकता है? तो आप कहोगे सर हाँ, घास को तो हिरन भी खा सकती है। घास को हिरन खा सकती है। घास को किसने खा लिया? हिरन को, हिरन ने खा लिया। अब हिरन को कौन कौन खा सकता है? तो आप कहोगे सर हिरन को भी कई खा सकते हैं। हिरन को क्या शेर खा सकता है? बिल्कुल सर, हिरन को शेर खा सकता है। क्या हिरन को भेड़िया खा सकता है? सर हाँ, हिरन को भेड़िया भी खा सकता है। तो बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं हम एक आहार श्रृंखला में से बना सकते हैं। यानी जब एक जीव को खाने वाले बहुत सारे पैदा हो सकते हैं तो इस प्रकार से बहुत सारी आहार श्रृंखला बन जाए। जैसे हिरन को खाने वाले कई पैदा हो जाएंगे। हिरन को बच्चों सियार खा सकता है, हिरन को भेड़िया खा सकता है, हिरन को जंगली कुत्ता खा सकता है, हिरन को शेर खा सकता है, हिरन को भेड़िया खा सकता है। ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं। इसी प्रकार घास को खाने वाले भी बहुत सारे हैं। घास को बच्चों हिरन खा सकता है, घास को खरगोश खा सकता है, घास को बकरी खा सकती है, घास को और कौन खा सकता है? टिड्डा खा सकता है, घास को पक्षी भी खा सकते हैं। तो जब बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं आपस में मिक्स हो जाती हैं, इसको क्या कहते हैं बच्चों? खाद्य जाल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? खाद्य जाल। उसके बाद है बच्चों 10% ऊर्जा का नियम। 10% ऊर्जा का नियम क्या कहता है? बिल्कुल सिंपल सा नियम है। ये लिंडमैन ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। इसे लिंडमैन का नियम भी कहते हैं क्योंकि लिंडमैन नामक व्यक्ति ने दिया था। तो 10% ऊर्जा का नियम ये कहता है कि जब हम फूड चेन के पोषी स्तर पर एक स्तर से दूसरे स्तर पे जाएंगे तो केवल 10% ऊर्जा ही आगे ट्रांसफर होगी। एक जीव को जब दूसरा जीव खाएगा तो केवल 10% ऊर्जा आगे ट्रांसफर होगी, 90% ऊर्जा वातावरण में चली जाएगी। तो इसी को कहते हैं 10% ऊर्जा कहां जाएगी? 10% ऊर्जा जाएगी अगले स्तर पर। अगले स्तर पर किसके अंदर? फूड चेन के अंदर अगले लेवल पर जाएगी। और 90% ऊर्जा कहाँ जाएगी? वातावरण में नष्ट हो जाएगी। वैसे तो ऊर्जा नष्ट नहीं होती, तो हम कहेंगे 90% ऊर्जा वातावरण में चली जाएगी, वातावरण में नष्ट हो जाएगी, ऐसा लिखा है। इसे कहते हैं 10% ऊर्जा का नियम। 10% ऊर्जा का नियम, जिसे लिंडमैन का 10% नियम भी कहा जाता है, बताता है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है। तो इसे कहते हैं 10% ऊर्जा का नियम। 10% ऊर्जा का नियम इसे कहा जाता है बच्चों। ठीक है। तो जैसे मैं तुम्हें यहाँ एक एग्जांपल देके बताने की कोशिश करूं, सिंपल सी एक आहार श्रृंखला आपको यहाँ दिखाई दे रही। तो घास ने अपना भोजन बनाया सूर्य से ऊर्जा लेके। ठीक है। तो सभी को ऊर्जा सूरज से मिलती है। हालांकि हम क्या करते हैं, सूरज को खाद्य श्रृंखला में बनाते नहीं है। खाद्य श्रृंखला हमेशा उत्पादक से शुरू करनी है। तो हरे पौधे जो ये घास है, इसने सूरज से ऊर्जा ली। मान लो इसके पास ऊर्जा है 1000 जूल। घास के पास कितनी ऊर्जा है? 1000 जूल। तो 10% ऊर्जा का नियम ये कहता है कि जो घास को खाएगा ना, इसका 10% आगे जाएगा। 10% कैसे निकालते हैं? पीछे से एक जीरो हटा दो। अब ये जो टिड्डा है ग्रास होपर, इसने घास को खाया तो 1000 का 10% इसको मिलेगा 100 जूल। अब इस टिड्डे को मेंढक ने खाया तो मेंढक को इस 100 जूल का 10% मिलेगा, यानी इसको मिलेगा 10 जूल। मेंढक को खाया सांप ने, इस 10 का 10% मिलेगा, यानी इसको मिलेगा 1 जूल। और इससे आगे जब ईगल ने खाया तो इसको इसका 10% मिलेगा, 1/10 जूल मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम उत्पादक से दूर भागेंगे, ऊर्जा कम होती रहेगी। इस हिसाब से तो जो उत्पादक के सबसे करीब होगा उसको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, और उत्पादक के जो सबसे करीब होता है वो होता है शाकाहारी। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा इस नियम के अनुसार किसको मिलेगी? शाकाहारी। तो इस नियम के अनुसार शाकाहारी को मांसाहारी से ज्यादा ऊर्जा मिलती है। शाकाहारी को मांसाहारी से ज्यादा ऊर्जा मिलती है। क्यों सर? क्योंकि शाकाहारी तो उत्पादक के करीब होगा, मांसाहारी से ज्यादा ऊर्जा, मांसाहारी से ज्यादा ऊर्जा उसे मिलेगी, ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। तो इसे कहते हैं बच्चों 10% ऊर्जा का नियम। तो शाकाहारी को हमेशा मांसाहारी से ज्यादा ऊर्जा मिलती है। जो उत्पादक के जितने करीब होगा उसको उतनी ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, ये नियम कहता है आपका। और किसने दिया है बच्चों? ये लिंडमैन ने दिया है। और क्या कहते हैं इसको? 10% ऊर्जा का नियम। ठीक है, 10% ऊर्जा का नियम इसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बात है बच्चों पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड, ठीक है। तो पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है बच्चों? पारिस्थितिक पिरामिड से हम क्या करेंगे बच्चों? कम से ज्यादा की तरफ या ज्यादा से कम की तरफ प्रवाह को शो करेंगे।
या तो ज्यादा से कम की तरफ या कम से ज्यादा की तरफ। तीन चीजों के लिए हम पिरामिड बनाएंगे। एक तो जीवों की संख्या का पिरामिड बनाएंगे, एक बायोमास का पिरामिड बनाएंगे और एक ऊर्जा का पिरामिड बनाएंगे। तो पिरामिड कितनी तरह का बनेगा? दो तरीके का, दो प्रकार के पिरामिड बनेंगे। एक सीधा पिरामिड बनेगा, एक सीधा पिरामिड बनेगा। सीधा पिरामिड वो होगा जो नीचे से चौड़ा होगा, ऊपर से पतला होगा। और ये उल्टा पिरामिड है, ये उल्टा पिरामिड है। उल्टा पिरामिड वो होगा जो नीचे से पतला और ऊपर से क्या होगा? चौड़ा होगा। तो पिरामिड दो प्रकार के बनते हैं। एक और प्रकार का भी पिरामिड बनता है, डायमंड शेप का पिरामिड बनता है, लेकिन वो कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता। ठीक है, एक डायमंड शेप का भी पिरामिड बनता है, लेकिन वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता, इसलिए हम उसकी बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब तीन चीजों के लिए पिरामिड बनेगा, ऊर्जा के लिए, बायोमास के लिए और जीवों के लिए। तो अब कुछ बातें समझना, यहां से सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा भाई, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। अब पिरामिड का मतलब समझना, पिरामिड का मतलब, ऊर्जा का पिरामिड का मतलब है किसको कितनी ऊर्जा मिलेगी। तो देखो भाई, यह पिरामिड प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर, अभी हमने कहा भाई जो हमारे पास लेवल है उन्हें क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल या ट्रॉफिक स्तर। पर प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। यह पिरामिड हमेशा सीधा होता है भाई, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछेगा ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनेगा? हमेशा सीधा बनेगा। और ये क्या शो करेगा? ऊर्जा के प्रवाह को। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या बनेगा? सीधा। तो हम देखेंगे भाई, अगर हम आहार श्रृंखला बनाएंगे तो सबसे पहले क्या होते हैं? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब सबसे पहले क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको मिलेगी? आप कहोगे सर उत्पादक को मिलेगी सबसे ज्यादा ऊर्जा। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको मिलेगी? उत्पादक को। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलेगी सर उत्पादक को, सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलेगी उत्पादक को। उसके बाद बच्चों, उसके बाद ऊर्जा मिलेगी शाकाहारी को, उसके बाद मिलेगी मांसाहारी को, उसके बाद जो उच्च सांका मांसाहारी हैं, जो शिकारी है, उनको मिलेगी। तो ऊर्जा जैसे जैसे ऊपर जाएंगे घटती रहेगी। अभी हमने 10% ऊर्जा का नियम पढ़ा है ना। तो उत्पादक को ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, प्रथम स्तर पे जो होगा उसे कम ऊर्जा मिलेगी, उससे सेकंड स्तर पे मिलेगा उसकी ऊर्जा और कम हो जाएगी, उससे ऊपर वाले लेवल पे होगा उसका ऊर्जा और कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। हमेशा उत्पादक को ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, उसके बाद प्रथम उपभोक्ता को ऊर्जा मिलेगी, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता को, यानी ऊर्जा कम होती रहेगी जैसे जैसे हम उत्पादक से दूर जाएंगे। तो ये सीधा पिरामिड है, नीचे से आपका चौड़ा है और ऊपर से आपका भेड़ा है, ऊपर जाते जाते आपका ये नैरो होता गया। ये ऊर्जा का पिरामिड है बच्चों। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। उसके बाद आ जाओ भाई संख्या का पिरामिड। तो संख्या का पिरामिड का मतलब है कि किस लेवल पर कितनी संख्या है जीवों की। ठीक है, तो संख्या को रिप्रेजेंट करेगा यह पिरामिड। यह पिरामिड प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर जीवों की संख्या को दर्शाता है, और यह सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। केवल ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता, बाकियों का सीधा भी बन सकता है, उल्टा भी। अब दो पिरामिड मैंने तुम्हें लिए हैं, इनको समझो। ये संख्या का पिरामिड है जंगल में। जंगल में है भाई, ये पहले वाला जंगल में है। जंगल में ये संख्या का पिरामिड है, जंगल में जहां बड़े बड़े पेड़ हैं, जहां बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं। और इसका मतलब है जहां पे बड़े बड़े पेड़ होंगे तो बड़े बड़े पेड़ों के नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती जैसे, और वहां पे पेड़ों के नीचे ज्यादातर वनस्पति नहीं उगती, तो बड़े बड़े पेड़ हैं। तो अगर आप देखोगे तो सबसे कम संख्या होगी पेड़ों की, उत्पादक की संख्या सबसे कम, पेड़ों की संख्या कम होगी। और इन पेड़ों की पत्ती खाने वाले जो कीट पतंगे होंगे, इन पेड़ों की पत्ती खाने वाले जो कीट पतंगे होंगे उनकी संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी, पेड़ों से ज्यादा होगी। और इन कीट पतंगों को खाने वाले जो पशु पक्षी वगैरह होंगे उनकी संख्या और ज्यादा होगी। यानी जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर की तरफ जा रहे हैं संख्या बढ़ रही है, पहले कम थी फिर बढ़ी फिर और बढ़ी। तो ये किसका पिरामिड है बच्चों? जंगल में है ये संख्या का पिरामिड, उल्टा बना बच्चों, उल्टा बना ये। ठीक है, जंगल में जहां पे बड़े बड़े पेड़ हैं, तो पेड़ कम है, पेड़ पर की पत्तियां खाने वाले जीव और ज्यादा हैं, इनको खाने वाले जीव और ज्यादा हैं। या ये कह लो पेड़ की पत्तियां खाने वाले जीव, पेड़ कम है, पेड़ की पत्तियों पे, पेड़ों पे रहने वाले जीव ज्यादा हैं, और जीवों के शरीर में रहने वाले परजीवी और ज्यादा है। ऐसे भी इसको बना सकते हैं। अब ये देखो घास का मैदान है, घास के मैदान में जो संख्या का पिरामिड है वो सीधा बनेगा। घास के मैदान में सबसे ज्यादा क्या होगी सर? घास होगी, सबसे ज्यादा घास होगी। तो उत्पादक सबसे ज्यादा है, घास है भाई उत्पादक, तो घास सबसे ज्यादा है। फिर घास को खाने वाले शाकाहारी जीव, उनकी संख्या घास से क्या होगी? कम होगी। शाकाहारी जीव में क्या आ गया? खरगोश आ गया, बिल्ली, खरगोश आ गया, सॉरी, हिरन आ गया,
ठीक है, जो शाकाहारी हैं जीव, उनकी संख्या घास से कम होगी। फिर इन शाकाहारियों को खाने वाले मांसाहारी, उनकी संख्या और कम होगी। फिर सर्वोच्च मांसाहारी, उनकी संख्या और कम होगी। तो यहाँ पे पिरामिड बन गया सीधा। तो ये संख्या का पिरामिड है घास के मैदान में, ये घास के मैदान में है। तो घास के मैदान में संख्या का पिरामिड कैसा बनता है सर? घास के मैदान में संख्या का पिरामिड सीधा बनता है। उसके बाद है भाई जैव भार का पिरामिड। जैव भार का मतलब है कि भाई किसी भी स्तर पर जीवों का कुल भार कितना है, जीवों का कुल भार कितना है, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 1 क्विंटल, उसे जैव भार कहते हैं। तो जैव भार का पिरामिड भी सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। ठीक है, तो जैव भार का पिरामिड सीधा भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है। अगर मैं बात करूं, जैव भार की बात करूं, तो सीधा पिरामिड का बनेगा। जैसे जंगल में बात करूं, तो जंगल में सबसे ज्यादा वेट किसका होगा? प्रोड्यूसर का होगा। जो पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, उनका वेट सबसे ज्यादा होगा। अब उनको खाने वाले छोटे छोटे जो अपने कीट पतंगे हैं, उनका और क्या होगा? वेट इन पेड़ों से कम होगा। फिर उनके शरीर में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव है, उनका वेट और कम होगा। तो ये जैव भार का पिरामिड क्या होगा? जंगल में सीधा बन जाएगा। इसी प्रकार पानी के अंदर अगर मैं जैव भार का पिरामिड बनाऊं पानी के अंदर, ठीक है, तो पानी के अंदर जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है। क्योंकि पानी के अंदर क्या होता है? पानी की सतह पर पौधे उगते हैं, तो उनका वेट सबसे कम है। तो पानी के अंदर जो प्रोड्यूसर हैं पौधे, पानी के पौधे, पानी की सतह पर जो पौधे उगते हैं, उनको क्या कहते हैं? पलवक। ये भी पूछा गया है पीआरटी में, पानी की सतह पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? पलवक। अब तो मुझे कमेंट करके बताओ, पानी के अंदर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? पानी की सतह पर उगने वाले पौधों को तो पलवक कहते हैं, प्लैंकटन कहते हैं, प्लैंकटन। अब ये बताओ, पानी के अंदर उगने वाले पौधों को, पानी के अंदर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो सबसे सबसे कम भार होगा किनका? पेड़ पौधों का, जो पानी की सतह पर उगेंगे। अब पानी की सतह पर उगने वाले पेड़ पौधों को कौन खाएगी? छोटी मछली, छोटी मछली खाएगी। छोटी मछलियों का क्या होगा? वेट क्या होगा? इन पौधों से क्या होगा? ज्यादा होगा, उनका सबका भार मिला के ज्यादा होगा। अब छोटी मछलियों को खाएंगी बड़ी मछलियां, उनका भार और ज्यादा होगा। बड़ी बड़ी मछलियां आ गई, शार्क आ गई, ठीक है, उनका भार और ज्यादा होगा। तो यहाँ उल्टा बन जाएगा जैव भार का पिरामिड, किसके अंदर? पानी के अंदर। उसके बाद बच्चों एक और प्रकार का पिरामिड बन सकता है, जो एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, फिर भी मैं तुम्हें बता दूं। एक होता है बच्चों डायमंड शेप का पिरामिड। ऐसा डायमंड के आकार का, हीरे के आकार का डायमंड शेप का पिरामिड, ये बन सकता है बच्चों मरुस्थल में, ये बन सकता है मरुस्थल में। मरुस्थल में क्या होता है? जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी संख्या कम होती है भाई, है ना? पेड़ पौधों की संख्या कम है, पेड़ पौधे कम है मरुस्थल में, पेड़ पौधे कम है। बोलो हाँ कि ना? क्योंकि मरुस्थल में ज्यादा पेड़ पौधे उगते नहीं है, कांटेदार झाड़ियां उगती है। अब पेड़ पौधों से ज्यादा संख्या है जो पेड़ पौधों पे जीव रहते हैं। अब पेड़ पौधों पे क्या रहते हैं बच्चों? पेड़ पौधों की संख्या कम है, पेड़ पौधों की संख्या क्या है? कम। अब पेड़ पौधों के ऊपर जो जीव रहते हैं उनकी संख्या और ज्यादा है। पेड़ पौधों के ऊपर जीव रहते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं। तुमने देखा होगा पेड़ पौधों के ऊपर जीव पाएंगे मरुस्थल में, कांटेदार जो झाड़ियां होती हैं उनके ऊपर कीड़े मकोड़े, मकड़ी, ठीक है, टिड्डे, टिड्डे कह रहा हूं, ये बीटल्स। तो ये पेड़ पर रहने वाले जीव हैं। मरुस्थल की बात कर रहा हूं, पेड़ पौधों की पेड़ पौधों पर रहने वाले जीव। इनमें क्या क्या आएंगे? कीड़े मकोड़े, उसके बाद क्या रहती है बच्चों? मकड़ियां, बीटल, बीटल रहेंगे। इनकी संख्या पेड़ पौधों से ज्यादा है। तो उत्पादक कम, ठीक है, उत्पादक कम। अब पेड़ पौधे ज्यादा। अब सॉरी, पेड़ पौधे नहीं है यहाँ पे। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? पेड़ पौधों पर रहने वाले जीव, जैसे कीड़े मकोड़े कह लो तुम इनको, कीड़े मकोड़े जो पेड़ों पर रहते हैं, कीड़े मकोड़े, उनकी संख्या ज्यादा है। एक पेड़ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। अब इन कीड़े मकोड़ों को कौन खाएगा? इन कीड़े मकोड़ों को खाएंगे पक्षी, पक्षियों की संख्या कम हो जाएगी। अब ऐसा ऊपर से कम हो जाएगा। अब ये हो गए भाई पक्षी जो इन पेड़ों के ऊपर कीड़े मकोड़ों को खा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा पिरामिड ये हो गया आपका डायमंड शेप का पिरामिड। तो बहुत कम चांस है इसके बनने के, रेगिस्तान में बनता है। पहले संख्या कम थी, फिर ज्यादा हुई, फिर से कम हो गई, ठीक है, इसको डायमंड शेप का पिरामिड कहा जाता है। तो ये हमने पूरा का पूरा टॉपिक कर लिया है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगा। और तो अभी मैंने तुम्हें बताया ऊर्जा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, तो एक तरफा होगा बच्चों, यूनि डायरेक्शनल, एक तरफा। एक तरफा का यही तो मतलब है, एक दिशा में। ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय नहीं होता, तत्वों का प्रवाह चक्रीय होगा। ऊर्जा का तो एक ही डायरेक्शन में होगा। दोबारा देखो, वीडियो को देखो पीछे, ऊर्जा का एक दिशा में और तत्वों का चक्रीय होगा।
ठीक है, ऊर्जा का क्या होगा, एक डायरेक्शन में होगा, एक तरफा। और तत्वों का कैसा होगा, चक्रीय। दोबारा से अपने दिमाग में डालो, तत्वों का प्रवाह चक्रीय होगा। ज्यादातर ऊर्जा का पूछेगा, ऊर्जा का एक डायरेक्शन में, तत्वों का चक्रीय। बी 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 बिल्कुल सही है। ठीक है, ए गलत है भाई, इतनी जल्दी भूल गए तुम तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे सामने, वो है ये, निम्न में से कौन सा एक स्थलीय पारितंत्र का उदाहरण है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है, क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं आएंगे, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आपको बताना है स्थलीय है, स्थलीय मतलब जो जमीन पे है। तो जमीन पे कौन सा इकोसिस्टम पाया जाता है, ये बताओ जल्दी से। समुद्र, झील, जंगल, नदी। तो सभी को पता है जंगल। जंगल कैसा है बच्चों, स्थलीय है। ठीक है, तो ये तो सबका ठीक होगा ना, जंगल, जंगल कैसा है, स्थलीय है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, वो है बच्चों ये क्वेश्चन नंबर तीसरा। हाँ, सी बिल्कुल सही है रूबी। इसका बताओ, पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक क्या करते हैं। अपघटक का मतलब डिकम्पोजर। अपघटक का क्या मतलब है, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या करते हैं, जल्दी बताओ। डिकम्पोजर क्या करेंगे, डिकम्पोजर, डिकम्पोजर क्या करते हैं। बताओ। ये कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं। तोड़ने का मतलब वही है, गलाना सड़ाना। तो कार्बनिक पदार्थों का मतलब है जिनके अंदर कार्बन होगी, जैसे कोई भी पेड़ पौधा, जीव जंतु, जितने भी सजीव पदार्थ है ना, कार्बनिक है। अपने दिमाग में बिठाओ, जितने भी सजीव पदार्थ हैं सब कार्बनिक है। मनुष्य कार्बनिक है, जीव जंतु सारे कार्बनिक है, पेड़ पौधे भी कार्बनिक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपना भोजन बनाते हैं। तो सारे सजीव पदार्थ कार्बनिक होते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर है। तो अपघटक का क्या काम होता है बच्चों, कार्बनिक पदार्थों को तोड़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने ये, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है। सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें क्लास में कराए हैं, सारे तुम्हें आने चाहिए। बताओ ये वाला, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर, सबसे स्थिर का मतलब सबसे स्टेबल, सबसे स्टेबल। तो सबसे स्टेबल कौन सा है, वन है, घास का मैदान है, महासागर है, या रेगिस्तान है। समझ नहीं आया रूबी, क्या लिखा तुमने, दोबारा लिखो बच्चे। सूर्य भोजन बनाते, स्वयं भोजन बनाते हैं, मेरे ख्याल से तुम लिखना चाहते हो। किसका बताओ, बालकर सिंह ने कहा सर सी आएगा, सी बिल्कुल सही है इसका, महासागर। तो ये मैंने तुम्हें अभी बताया कि सबसे स्टेबल का मतलब है, जैसे मान लो एक तालाब है, तालाब भी एक इकोसिस्टम है, गर्मी पड़ी तालाब सूख गया, इकोसिस्टम खत्म हो गया, पारितंत्र आपका खत्म हो गया। लेकिन सागर कभी खत्म होगा, नहीं होगा, क्योंकि सागर के अंदर तो अथाह पानी है। सागर इतना बड़ा होता है, ये अंदाजा लगाओ, जो अपना प्रशांत महासागर है ना, वो पूरी पृथ्वी का 1/3 हिस्सा कवर करके बैठा है, 33% से भी ज्यादा हिस्सा। ठीक है, तो बहुत बड़े होते हैं बच्चों सागर। तो सागर सबसे स्टेबल इकोसिस्टम है। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, थोड़ा देखो, भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे माना जाता है। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें नहीं कराया। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत में इकोसिस्टम का जनक किसे माना जाता है। भारत में इकोसिस्टम का जनक भारत में पूछ रहा है। ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, रामदेव मिश्रा, चार्ल्स डार्विन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बच्चों रामदेव मिश्रा, रामदेव मिश्रा। ठीक है, इकोलॉजी की इन्होंने स्टडी की है, और उसमें पीएचडी इन्होंने की थी। और जो 1972 का हमारा अधिनियम एक्ट आया था ना, 1972 का प्राणी संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम जो आए थे, वो इन्हीं के सहयोग से आया था। तो याद रखना रामदेव, रामदेव एक बाबा भी तो है ना, वो कहते हैं कपालभाति करो, तो उनके नाम से याद रखना। ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी क्या कहते हैं बच्चों, प्राकृतिक चीजें अपनाओ। तो भारत में जो पारिस्थितिक तंत्र की जो स्थापना की है, वो रामदेव मिश्रा ने की है, मिश्रा है ये। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान में रखना अपने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से।
10% ऊर्जा का नियम किसने दिया है? 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया? किसने दिया है? टेंसले ने दिया है, स्टैनली ने दिया है, वेइसमैन ने दिया है, लिंडमैन ने दिया है। 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया? हाँ, पिछले का बी बिल्कुल सही है, इसका बताओ। 10% ऊर्जा का नियम डी लिंडमैन ने दिया है, मनीष कह रहा है। रूबी ने कहा सर ए। टेंसले ने तो टेंसले कौन था जिसने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था किसने? टेंसले ने। 3-4 ही तो नाम है इसमें, टेंसले, ठीक है। और लिंडमैन ने दिया था 10% ऊर्जा का नियम। 10, कई बार तो 10% ऊर्जा का नियम आता ही नहीं, आपसे पूछता लिंडमैन का नियम क्या है, ठीक है। तो इन्होंने दिया था, लिंडमैन ने 10% ऊर्जा का नियम। अगला क्वेश्चन है बच्चों ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिया। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो ये किया है एजी टेंसले। एजी टेंशन मत लो, है ना, एजी टेंसले। और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? पारिस्थितिकी का मतलब क्या है? इकोलॉजी, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हैकल ने किया। हैकल, उसके अंदर अकल थी तो उसने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग कर दिया। ठीक है बात। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है बच्चों तुम्हारे सामने, जिसका तुम्हें आंसर बताना है। क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक इकोसिस्टम नहीं है? प्राकृतिक नहीं है पूछ रखा है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। जंगल, झील, बगीचा, महासागर, बता दो भाई आंसर। तो कौन सा नहीं है? जंगल तो बच्चों प्राकृतिक होता, झील भी होती है, महासागर। बगीचा, बगीचा प्राकृतिक नहीं होता, क्योंकि बगीचे में तो हम अपनी मर्जी से चीजें उगाते हैं, तो बगीचा आंसर आ जाएगा इसका। तो बगीचा हमारे पास प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र क्या है? पारितंत्र क्या है? केवल जीवित जीवों का समुदाय है, जीवित और अजैविक घटकों का समुदाय है जो एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। केवल अजैविक घटक है, मानव निर्मित संरचना है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमने पढ़ा था जीवित और जो आपके अजैविक घटक है इनका समुदाय है जो आपस में क्रिया करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, तो मेरे ख्याल से ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। और ठीक है, क्लास तुम्हें कैसी लगी कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो क्लास को शेयर और लाइक कर देना, चैनल पे जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में।